और वो तुम्हारे बारे में कड़ी छानबीन कराना चाहता है। लेकिन A2 तो लाहौर में है, उसे क्या खबर कि डैनी के पास कौन ठहरा हुआ है। रक्षी ने एतराज दाग दिया। ये मेरा अंदाजा है, हो सकता है कि हम लोगों के अलावा भी A2 की इतलात का कोई और जरिया हो। कासिम ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि सुबह मुझसे सवाल किया जाएगा कि डैनी जख्मी को लेकर कहाँ गया था, बल्कि ये पूछा जाएगा कि डैनी ने जख्मी को कहाँ छोड़ा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तौसीह की। बिल्कुल, कासिम ने मेरी तायद करते हुए कहा। उसे यहाँ दाखिल करा के तुम अकेले ही घर वापस जाओगे। अब तो सोच रहा हूँ कि घर जाना मुनासिब भी होगा या नहीं। मैंने संजीदगी के साथ कहा, ऐसा ना हो कि घर जाने के साथ ही नाकाबिले बयान मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो जाए। लेकिन ये हो क्या रहा है, उसका सबब क्या है? रक्षी ने मुझसे सवाल किया। मेरा ख्याल है कि A2 या उसका कोई अहम हरकारा कराची में मौजूद है। मैंने कहा, ओह, तुम्हारा इशारा अपने मेहमान की तरफ तो नहीं है? कासिम ने तहय्युर अमेज लहजे में दरियाफ्त किया। मुझे उस पर शुबा है। मैंने ईमानदारी से कहा, कासिम को मेरे घर की निगरानी पर लगाकर न सिर्फ उसकी हिफाजत की जा रही है, बल्कि मेरे मिलने जुलने वालों की फहरिस्त भी मुरत्तब की जा रही है, जिसमें किसी औरत को मरकजी अहमियत हासिल है। कासिम ने ड्रामाई अंदाज में लुकमा दिया। औरत का जिक्र कहाँ से आ गया? मैंने हैरत से सवाल किया। मुझे हुक्म दिया गया था कि अगर तुम्हारे मकान में कोई औरत देखी जाए तो उसे हर कीमत पर अगवा कर लिया जाए। कासिम ने वजाहत करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पीछे आ गया हूं, मगर मेरे आदमी उस हुक्म की तामील करेंगे। आखिर तुम्हारे हवाले से A2 को किस सूरत की तलाश है? हो सकता है कि वो मुझे रक्षी का शरीकी कार समझ रहा हूं। मैंने उनके ज़हनों को गलत राह पर डालने के लिए गजाला के बजाय रक्षी को मुलव्वस करते हुए कहा, ऐसी सूरत में वो निगरानी और अगवा का हुक्म मुझे हरगिज न देता, क्योंकि तुम मेरी और रक्षी के बारे में उसे गुमराह कर चुके हो। यही तो अहम नुक्ता है। मैंने पुरजोर लहजे में कहा। उसे अब ख्याल आया होगा कि कहीं मैं शुरू ही से झूठ न बोलता रहा हूं, रक्षी के साथ खुद हमदर्दी करता रहा हूं और इल्जाम तुम्हारे सर रख दिया हो। खैर, ये सब फजूल बातें हैं। असल सिलसिले की खबर यह है कि A2 का कोई अहम कारिंदा डैनी का मेहमान है। क्यों ना हम बाला ही बाला उस पर हाथ डाल दें? रक्षी ने पुरजोश लहजे में कहा। हरगिज नहीं, मैंने सख्त लहजे में कहा। उसका बाल भी बेका हुआ तो A2 कासिम की जिंदगी जहन्नुम बना देगा। लेकिन तुमने तो कहा था कि आने वाला तुम्हारा भाई है जो किसी दूसरे शहर से यहाँ पहुंचा है। कासिम ने सवाल किया। फिर अब उस पर शुबहात क्यों पैदा हो रहे हैं? यह हकीकत है कि वो मेरे भाई के ही रूप में आया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुझे अपने भाई को देखे हुए एक मुद्दत हो चुकी है और मैं उसको शनाख्त करने से कासिर हूं। तो तुम जाकर उसे बराह रास्त क्यों नहीं घेर लेते? कासिम ने सवाल किया। तशद्दुद के सामने तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। अब मुश्किल है, अभी तक तो मुट्ठी बंद थी, अब खुल गई है। A2 मेरे गिर्द अपना जाल कस रहा है। उसे जिस किसी पर शुबा हो जाए उसकी जिंदगी की मोहलत खत्म हो जाती है। अब तो मेरा सामने आना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। मैं दूर रहकर ही मुदाफत कर सकूंगा। यानी अब अपने ही घर नहीं जाओगे? सुल्तान शाह ने बेयकीनी के साथ सवाल किया। जिंदगी की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती सुल्तान शाह। मकान तो सैकड़ों बना लिए जाएंगे। मेरी मुस्तकिल आमदनी का जरिया फैक्ट्री की सूरत में बरकरार है। मैं हफ्तों भी उधर का रुख ना करूं तो मेरा काम चलता रहेगा। मकान और फैक्ट्री को तबाह भी किया जा सकता है। रक्षी ने ख्याल अंगेज लहजे में कहा। जिक्र वो जानी जो ठहरी, मेरी एक एक कील का इंश्योरेंस है। मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। मुझे माली तौर पर जिक्र जाना मुश्किल है। मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन मेरे ज़हन में सूरत हाल की बहुत मुहीब तस्वीर सरोबार रही थी। रमजान चाचा से मेरी मुलाकात फैसला कुन साबित हुई थी। उस शख्स की गवाही ने A2 की निगाहों में मुझे झूठा साबित कर दिया था और तकीर कोई अटल फैसला करके मेरे पास पहुंचा था। लेकिन फैसले पर अमल करने से पहले वो मेरे साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा था, ताकि मुझे उलझा कर मेरी वसातत से गजाला पर हाथ डाल सके। गजाला के सामने आते ही मेरी बाजी खत्म हो जाती और तकीर मुझ पर आखिरी वार कर गुजरता। उस वक्त कासिम का मुझसे टकराना बहुत करामत साबित हुआ था, वरना उससे पहले तो मेरे जहन में सिर्फ शुबहात ही थे जिन्हें कासिम की कहानी ने यकीन में बदल दिया था। अब मुझे क्या करना है? मैं सारी रात यहाँ नहीं रुक सकता। कासिम ने सवाल किया। तुम्हें दो काम करने हैं, मैंने फैसला कुल लहजे में कहा। अव्वल तो दिलावर खान के साथ सरहदी इलाकों में जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दो, क्योंकि हालात नामुवाफिक हैं। दो ये भूल जाओ कि मैं सुल्तान शाह के साथ यहाँ मुकीम हूँ। तुम्हारे बारे में A2 को कुछ ना कुछ तो बताना ही होगा। वो सुबह फोन करेगा मुझे, कह देना कि रात भर मकान से कोई कहीं नहीं गया। सुल्तान शाह ने कहा। कासिम बोझल अंदाज में हंस दिया। डैनी के मुश्तबा मेहमान को क्यों भूल रहे हो तुम? अगर वो A2 का मुखबर है तो मेरा झूठ फौरन पकड़ लिया जाएगा। तुम कह सकती हो कि हमें सिविल अस्पताल पहुंचाकर तुम वापस लौट गए थे। मैंने सोचते हुए कहा, और सब ही ने उस ख्याल की पूरी तरह तायद की। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी आंखें खुल गई। रक्षी और कासिम के रुखसत होने के बाद सुल्तान शाह गहरा सांस लेकर बोला, मुझे तो तुम्हारा भाई पहले ही नजर में फ्रॉड मालूम हुआ था। मैं दिन ही में गायब हो जाता, लेकिन तुम्हें उसके चुंगल से निकालना जरूरी था। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, मेरे रुपोश होते ही तुम उसकी झल्लाट का निशाना बन जाते और शायद तुम्हारा सुराग पाना भी दुश्वार हो जाता। ऐसा मालूम होता है कि अब खुली जंग शुरू हो गई है। काश मैं जल्द अज जल्द तुम्हारा साथ देने के काबिल हो सकूं। अभी तो एक और मुश्किल पैदा हो गई। कासिम ने शायद इस पहलू पर गौर ही नहीं किया है। वो क्या?
उसने अपनी खोपड़ी सहलाते हुए सवाल किया। कासिम के साथ मिलकर काम करने का जो समझौता हुआ है उसमें बुनियादी बात यह है कि मैं तंजीम में अपनी रुकनीत से भरपूर फायदा उठाऊंगा। अगर मैं बाहर हो गया तो वो मुझे हिस्सादार क्यों रखेगा? उसका तो बाप भी रखेगा। वो ईटू के साथ रहकर गद्दारी करेगा तो तुम उसकी कीमत वसूल करने के हकदार होगे। ना माना तो उसे उठाकर आजाद इलाके में ले जाऊंगा। वो बात की बात है, वैसे भी वो आमदनी मेरे लिए गैर अहम है। मेरा मिशन तो इस तंजीम की बेकुनी है और शायद अब उसका वक्त आन पहुंचा है। अगली सुबह सबसे पहले मैंने गाड़ी से गुलू खलासी हासिल की और उसे खारादर के इलाके में एक जगह छोड़ दिया। कार की वजह से शहर में कहीं भी मुझे आसानी से पहचाना जा सकता था। एक कॉल ऑफिस से जहांगीर को फोन किया तो मेरी आवाज पहचानती हुए बौखलाए हुए अंदाज में शुरू हो गया। रात के 3 बजे A2 ने उसे गहरी नींद से बेदार करके फोन पर मेरी तलाश का हुक्म दिया था और वह बेचारा नींद की झोंक में फोन करने के बजाय खुद ही मेरे घर दौड़ा चला गया था। यहाँ तुकीर ने खुश्क नजरों के साथ उसका इस्तकबाल किया। घर में अजीब सा समा था। इतनी रात के मुलाजमीन ड्राइंग रूम में तुकीर के सामने मौजूद थे और वो उनसे मेरे इम्कानी ठिकानों के बारे में मालूमात हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तुकीर जहांगीर के लिए अजनबी था, लेकिन उसके तहमकाना तर्ज अमल की वजह से जहांगीर उससे गुफ्तगू को तूल देने की हिम्मत न कर सका और वापस हो लिया। वापसी में सारे रास्ते उसका ताक्कुब किया गया और 5 बजे दोबारा A2 की कॉल आ गई। मेरा सुराग न मिलने पर वो सख्त बरहम था। जहांगीर ने मुझसे उस बारे में बहुत से सवालात करने चाहे। मुझे अपने घर आने की दावत दी, मेरा ठिकाना दरियाफ्त किया, लेकिन मैंने उसे संगीन खतरात के हवाले से टालकर सख्त हदायत कर डाली कि मेरे फोन का तज़किरा अपनी जात तक ही महदूद रखे। फिर मैंने सरसरी अंदाज में गजाला को भी हालात से आगाह कर दिया। तफसीलात में जाए बगैर मैंने सिर्फ उस कदर बताया कि खतरा भाम कर मैंने अपनी क़यामगाह को खैर बात कह दिया था और कामरान की इलाजगाह के एक कमरे में रहाइश इख्तियार कर ली थी। वो मुसर हो गई कि ये मखदूश मुद्दत में उसके घर पर गुजार लूँ, लेकिन बदिक्कत तमाम मैंने उसे अपना हमनवा बना ही दिया। उन दोनों अहम कामों से फारिग होकर मैंने अपने घर का नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से अपने एक मुलाजिम की रोहन सी आवाज सुनाई थी। चंद घंटों के असाबी तनाव में तुकीर ने शायद उन सब की जिंदगी तलक करके रखनी थी। मेरी आवाज पहचानते ही वो बेचारा बिलक कर रो पड़ा। तुम्हारा भाई अजीब पागल आदमी है साहब, उसने रोते रोते बताया। 3 बजे मार मार के सबको उठा दिया और पूछने लगा कि तुम्हारा साहब कहाँ है। फिर कई दफा फोन किया, कभी असली आवाज में बोलता था, कभी ऐसा मालूम होता था जैसे उस पर जिन्न आ गया हो। अंदाज बिल्कुल ही बदल जाती थी। समझ में नहीं आता था कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तुम घर कब आओगे साहब? मेरी तरफ से तुम आजाद हो रहमत, मैंने नर्म मुश्फकाना लहजे में कहा। मैं खतरे में हूँ, कुछ पता नहीं कि कब तक घर ना आ सकूं। तुम लोग घर से जो कुछ भी ले सकते हो लेकर खामोशी से किसी तरह निकल जाओ। तुकीर उस वक्त कहाँ है? पता नहीं साहब। मेरी अलविदा बातें सुनकर उसकी हालत गैर होने लगी थी। एक काली गाड़ी आई थी, उसी में कहीं गया है। शराब तो पानी की तरह पीता है, आपका सारा सामान भी बखेर डाला है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। मैंने उसे तसल्ली देकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। रहमत से गुफ्तगू के बाद मेरे जहन से रही से धुन भी साफ होगी। अगर तुकीर आवाज बदल कर फोन करता रहा था तो यकीनी तौर पर खुद ही A2 था। वो पूरे एतमाद के साथ मुझे अपने शिकंजे में जकड़ने के लिए लाहौर से कराची आया था। अपनी दानिश में उसने गजाला को सामने लाने के लिए बड़ा खूबसूरत नाटक रचाया था, लेकिन उसकी सब तदबीरें धरी की धरी रह गई थी। गजाला अपने घर की 4 दीवारी में महफूज व मामून थी और मैं कथी आजाद। अलाजगाह की तरफ वापस लौटते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुकीर के लिए जिंदगी को जरा दुश्वार बना दूं। वो मेरा भाई बनकर आया था तो क्या बात थी, लेकिन उसने जिस तरह मुझे चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी उससे साफ दुश्मनी नजर आ रही थी। रास्ते ही से मैंने पुलिस के एक आला तरीन अफसर को फोन कर दिया। तुकीर या A2 से मेरी जंग छिड़ चुकी थी और जंग में हर बात जायज होती है। वापसी पर मैंने सुल्तान को सिर्फ यही बताया कि मैं कार से पीछे छुड़ाने गया था। अगर उसे ज्यादा तफसीलात बता देता तो वो जोश में बाहर ही निकल पड़ने पर तुल जाता, जबकि मेरे लिए उसे संभालना दुश्वार होता। शाम का धुंधलका फैलने के साथ ही मेरी तबीयत पर इस्तराब तारी होने लगा। मैं पुलिस की कार्रवाई के नताइज देखने के लिए बेचैन था, लेकिन मेरा अपने घर के कुर्बत जवार में पाया जाना मेरे हक में बदतरीन साबित हो सकता था। वो रात मैंने सिगरेट फूंक फूंक कर बेचैनी से जागते हुए बसर की। सुल्तान शाह यही समझता रहा कि मैं हालात की वजह से परागंदगी का शिकार हूँ, जबकि हकीकत ये थी कि मुझे पुलिस की कार्रवाई की जानिब से खदशा लाहक था। मैंने अपनी दानिश में हर वो हरबा इस्तेमाल किया था जो पुलिस को किसी बड़ी कार्रवाई पर उकसा सके, लेकिन यह अंदेशा भी था कि उसको नाम इतला को यकसर नजरअंदाज कर दिया जाए। लेकिन सुबह का अखबार देखते ही मेरा दिल बिलियों उछलने लगा। पहले सफे पर जली सुर्खी में एक बड़े छापे की तफसील दर्ज थी और खबर के नीचे मेरे मकान की तस्वीर मौजूद थी। अखबारी इतलात के मुताबिक मुकामी पुलिस ने एक कातिल और मंशियात के बदनाम स्मगलर की मौजूदगी की इतला पर भारी जमीयत के साथ मकान को मुहासरे में लेकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो बावर्दी पुलिस वालों पर अमारत से स्टेन गन से गोलियों की बौछार कर दी गई, जिसके नतीजे में 2 सिपाही शदीद जख्मी हो गए। यूं बाकायदा फायरिंग के तबादले का आगाज हो गया
जब मैसूर इमारत पर पुलिस का दबाव बढ़ने लगा तो इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से आग के होलनाक शोले भड़क उठे। उसी के साथ फायरिंग भी होती रही। आखिरी खबरें आने तक पुलिस चलती हुई इमारत में घुसने में कामयाब हो चुकी थी। अंदर से फायरिंग का सिलसिला मौकूफ हो चुका था। मुतअद्दिद फायर इंजन आग बुझाने में मसरूफ थे और सुलगते हुए मलबे से एक लाश बरामद की जा चुकी थी। लाश की बरामदगी की खबर पड़ते ही मेरे जहन को एक झटका सा लगा और मैंने शिकस्त खोरदा अंदाज में अखबार अपनी गोद में डाल लिया, क्योंकि मुतवफ़्फ़ी का जो हुलिया खबर में दर्ज था वो मेरे मुअम्मर मुलाजिम रहमत का था। मैं अखबार के मुताले में मुनहमिक था। रहमत की नागहानी मौत पर मुझे दिली सदमा हुआ था। मकान के सुलगते हुए मलबे से उसकी लाश की बरामदगी की खबर पढ़ने के बाद मैं खासी देर तक दोबारा अखबार न देख सका था, लेकिन फिर मुझे खुद पर जबर करना पड़ा। तुगेर A2 या उसके किसी बेजिगर हरकारे से मेरी खुली जंग का आगाज हो चुका था और इस जंग में एक एक लम्हा कीमती था, जिसे मैं रहमत के सोग में गुजार कर मजीद दुश्वारियां मोल ले सकता था। रहमत का ताल्लुक इंसानों की उस कबील से था जिसके खमीर में वफा का अंसर फरावानी के साथ मौजूद होता है। ऐसे लोग जिस दर से अपनी रोजी कमाते हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान भी देने को आमादा रहते हैं और जज्बे की शिद्दत बसुकात इतनी बढ़ जाती है कि वो वालिद से ज्यादा दर्दमंद नजर आते हैं। रहमत के साथ भी यही कुछ हुआ था। उसे फोन पर बात हुई तो मैंने उसे अपनी जरूरत का सामान लेकर घर से निकल जाने की इजाजत दे दी थी। उस वक्त उकीर भी मकान पर नहीं था। रहमत बाबा के लिए जिंदगी भर की खिदमत का सिला समेटने और फिर किसी बेनाम रास्ते पर निकल जाने का सुनहरा मौका मौजूद था, लेकिन उसे बुरा वक्त आने पर पर्दा चौखट छोड़नी गवारा नहीं की, जिस पर वो बरसों से अच्छा वक्त गुजारता आया था। शायद दूसरे मुलाजमों ने उसे खुली छूट से फायदा उठाया था, मगर रहमत बाबा मेरे घर का निगहबान बनकर वहीं डटा रहा। तुकील से गाड़ी में घर से चला गया, फिर शायद वापस लौटा होगा और उसने रहमत बाबा को अपनी झंझलाट अमेज ज्यादतियों का निशाना बनाया होगा। फिर पुलिस की कार्रवाई का आगाज हुआ। फिजा में बारूदी तंबाकू की बू फैलती की, लेकिन रहमत बाबा ने घर को लावारिस छोड़कर भाग जाना गवारा नहीं किया और आखिरकार तुकीर घर में पेट्रोल छिड़ककर आग के शोलों और धुएं की ओट में वहां से फरार हो गया। रहमत बाबा शायद आग में गिरा अपनी जान से बेपरवाह भयानक शोलों से लड़ता रहा। मालिक के असासों को बचाने की फिक्र में उसने अपनी जान की पूंजी भी गंवा दी। रहमत बाबा से मेरा लहू का रिश्ता नहीं था और वो मेरे मालो मता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर बैठा था, और जिनसे मेरा लहू का करीब तरीन रिश्ता था वो अपने माल के लिए रोज़े अव्वल ही से मेरी जान के दुश्मन हो रहे थे। रिश्तों का खेल भी किस कदर अजीब होता है, ये अक्सर नाकाबिले फहम और नाकाबिले यकीन सा। रहमत बाबा से मुझे ये तो मालूम हो ही चुका था कि तुकीर के नाम से मेरे घर में ठहरा हुआ शख्स मेरी गैर मौजूदगी में बार बार फोन करता रहा था, कभी अपनी असल आवाज में और कभी बदले हुए लबो लहजा में। उससे ये साफ जाहिर था कि वो तुकीर रहा हो या ना रहा हो, मगर A2 जरूर था। A2 बनफ्से नफीस शहर में मौजूद। उसे मालूम हो चुका था कि मैंने अपनी गैर हाजिरी के बारे में झूठ बोला था। जब लाहौर में उसके सितारे गर्दिश में आए हुए थे तो मैं कराची में नहीं लाहौर ही में मुकीम था। उसे शुबा हो चुका था कि लाहौर में जिस लड़के ने एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के दफ्तर में मुलाजमत हासिल करने की कोशिश की थी वो मेरी मंगेतर खसाला थी और महज उस पर हाथ डालने के लिए उसे खेल कर तूल देना पड़ा, वरना मुझे तो वो जब चाहता मसल सकता था। उस बहाने में उसके चुंगल से बच निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन वो खुद मेरी बू पर लगा हुआ था। उसने कासिम और उसके आदमियों को मेरे खिलाफ मामूर किया हुआ था। वो तो गनीमत था कि उस मार्के की इब्तिदा से पहले ही कासिम से मेरा समझौता हो चुका था, वरना मुझे बेखबरी में कहीं भी छाप सकता था। मगर मसला वही था, कासिम से मेरा जो कुछ समझौता हुआ उसकी बुनियाद यही थी कि तंजीम में मुझे एक खास मकाम हासिल था और मुझे उसी मकाम से फायदा उठाते हुए बाहिमी मफाद के लिए काम करना था। लेकिन अब यकबयक A2 से मेरा तसादुम हो गया था, जिसके नतीजा में मेरा नाम तंजीम के गद्दारों की फहरिस्त में आ गया था। ऐसी सूरत में मेरे लिए कासिम से किए हुए मुआहदे के मुताबिक अपना किरदार अंजाम देना नामुमकिन था। वक्ती हंगामे में कासिम को यह सोचने की मोहलत नहीं मिल सकी थी, लेकिन किसी भी लम्हे वो इन हकायक का अंदाजा लगा सकता था और ऐन मुमकिन था कि वो खुद मेरी जगह लेने के शौक में मेरी बेकुनी पर तुल जाता। मेरा कला खमा करके वो न सिर्फ अपनी जाती कदूरतों का हिसाब बेबाक कर सकता था, बल्कि फौरी तौर पर A2 का मंसूर नजर भी बन सकता था। इस तरह वो मेरी मदद के बगैर तंजीम में रहते हुए खुद अपने मफादात को आगे बढ़ा सकता था। अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और सुल्तान शाह की भी नींद उचट गई। वो कुछ न समझने वाले अंदाज में अपनी कुमार आलूद आंखें चपकाते हुए मेरी तरफ देखने लगा। उसी अंदाज में बेताबाना अंदाज में 2-4 दस्तक दी गई और मैं छपट कर दरवाजे के करीब जा पहुंचा। कौन है? मैंने जेब में मौजूद पिस्तौल के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए सवाल किया। दरवाजा खोलो। राहदारी से कासिम की भराई हुई आवाज सुनाई थी और मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोल दिया। कासिम जोर लगाकर यूं अंदर घुस आया जैसे अकब से किसी गैंडे ने उसे टक्कर रसीद की हो।
क्या हो गया, इस कदर बुखलाए हुए क्यों हो? मैंने उसे अपने हाथों पर रोकते हुए सवाल किया। दरवाजा बंद करके अंदर से बोलट कर दो, उसने संभलते हुए बेचैनी के साथ कहा। मैं देख चुका था कि उसके दोनों हाथ खाली थे, लिहाजा फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया। वापस पलटा तो कुर्सी में तनसा खाली खाली नजरों से अखबार की तरफ देखे जा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? तुमने बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब किया है। मेरे मुतवज्जा होने पर उसने वहशत ज़दा लहजे में कहा, जो हो रहा है तुम्हारे सामने ही है, मेरी किस गलती का हवाला दे रहे हो? मैंने पूरे एतमाद मुस्कुराहट के साथ ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारे घर कौन ठहरा हुआ था? उसने पूछा। मेरा भाई, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था, मैंने पुरस्कून अंदाज में कहा। तुम गलत कह रही हो, वो बजाते खुद A2 था, उसने बेयकीनी के साथ कहा। हो सकता है, मैंने बेपरवाही से कहा। A2 भी तो तुम जैसा कोई इंसान ही है, कोई आसमानी मखलूक तो है नहीं, लेकिन तुम्हें यह ख्याल क्यों कर पैदा हुआ? कल रात मैंने उसका पीछा किया था, वो खोई खोई आवाज में बोला, जैसे किसी डरावने ख्वाब का जिक्र कर रहा हूँ। मैं अपने आदमियों समेत तुम्हारे घर की निगरानी कर रहा था कि रात गए जहांगीर अपनी स्याह बुलेट प्रूफ गाड़ी वहां लेकर पहुंचा। चंद मिनट बाद वो वापस रवाना हुआ तो मैंने उसका पीछा शुरू कर दिया। कार के ब्लैक शीशों के बायस से मुझे मालूम ही ना हो सका कि कार में और कौन था। जहांगीर सीधा जीवा हाउस पहुंचा। वहां से निस्फ घंटे बाद उसकी वापसी हुई तो रास्ते में खिड़की के उतारे हुए शीशे में से बस में उसकी एक ही झलक देख सका। वो सर से पैर तक स्याह पोश था। उसने दूर ही से तहमकाना और पुरयकीन अंदाज में हाथ उठाकर मुझे वापसी का इशारा किया और मैंने स्याह कार का ताकुब तर्क कर दिया और वापस तुम्हारे घर पहुंचा। वहां रात भर न कार वापस लौटी, न ही पुरस्रार स्याहपोश नजर आया। फिर रात ही में किसी वक्त पुलिस की भारी नफरी असलहे से लैस वाहन धावा बोलने आ पहुंची। पुलिस की गाड़ियां देखते ही मैंने अपने आदमियों समेत पसपाई इख्तियार कर ली। हम उस इलाके से निकलने में ना पाए थे कि पहली बार फिजा स्टेनगन के नगमों से गुनगुना उठी। फिर यकबयक राइफलों का शोर गूंजने लगा, लेकिन शायद तुम्हारे मकान से मुजाहमत में स्टेनगन चलाई गई थी। उस जवाब में पुलिस वालों ने राइफलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि जब मकान में कोई नहीं था तो मुजाहमत किसने शुरू की? तुमने ये कैसे समझ लिया कि जहांगीर की कार में A2 ही था? मैंने सवाल किया। सुबह 5 बजे उसने मुझे फोन किया था और उस बात पर शाबाश दी थी कि मैंने महज क्यास से उसे पहचान कर हुक्म की तामील कर डाली, वरना वो फायर करके मेरी गाड़ी के टायर फाड़ देने का इरादा कर चुका था। उसका मतलब ये हुआ कि वो शुरू ही से ताकुब से बाखबर था। मैंने कहा, यह नुक्ता काबिल गौर है कि पहले तो वो तुम्हें अपने पीछे लगाकर जीवा हाउस तक ले गया, मगर वापसी में ताकुब करने से तुम्हें रोक दिया। हाँ, ये बात तो वाकई आम है, वो बड़बड़ाया। मैंने उस पर गौर ही नहीं किया था। चाहते तो जहांगीर से मालूम कर सकते थे कि वापसी पर उसने स्याहपोश को कहाँ उतारा था। उसके फोन की घंटी बज रही है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। ऐसा होना नामुमकिन है, बीवी के अलावा उसके मुलाजमीन भी घर पर ही होते हैं। मैंने तरद्दुद अमेज लहजे में कहा। फिर उससे सवाल किया। सुबह उसने खुद ही अपनी कराची में मौजूदगी का जिक्र किया था। हाँ, इब्तिदा इसी बात से हुई थी। फिर तुम्हारे और सुल्तान शाह के बारे में दरियाफ्त किया था। मैंने डरते डरते उसे तुम दोनों के सिविल अस्पताल पहुंचने की कहानी सुना थी। जानते हो ताज़ा हदायत क्या है? मैं गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार किए बगैर इस्तफसार तलब निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा। हर कीमत पर तुम्हें अगवा करके जीवा हाउस में बंद करना है। मुजाहमत की सूरत में बेदरेक तशद्दुद की खुली छूट है। और मेरी तरफ झुक कर राजदाराना लहजे में बोला, फिर क्या इरादा है तुम्हारा? सुल्तान शाह ने पहली बार जुबान खोली। कासिम ने यूं छोकर उसकी तरफ देखा जैसे अब तक उसकी वहां मौजूदगी से बेखबर रहा हो। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ये बताओ कि A2 अचानक तुम्हारे घर में कैसे घुस आया? वो वाकई मेरा भाई है, मैंने कासिम से चाल चलने का फैसला करते हुए दुटोक लहजे में कहा। वो भाई बनकर मेरे घर ठहरा था, लेकिन अपनी गुफ्तगू के बायस मेरी निगाहों में मशकूक हो गया था। उसे शुबा है कि मैं रक्षी के बारे में कोई अहम बात छुपा रहा हूँ। उसने घुमा फिरा कर मुझसे कई टेढ़े सवालात किए। कासिम का चेहरा उतर गया।